सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने परिवार स्टडी शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस आती हैं उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 29 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जल की गुणवत्ता जांचने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित करने के लिए एक इनोवेशन चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इनोवेशन चैलेंज दोस्तों एक लॉन्च किया गया है, एक पोर्टेबल डिवाइस। अब ये पोर्टेबल डिवाइस इसका क्या यूज़ होने वाला है और ये किस मंत्रालय द्वारा, सबसे पहले मंत्रालय की बात कर लेते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये क्या किया गया है, विकसित की गई, यानी इसको एक चैलेंज लोगों के सामने रखा गया है जिसमें भागीदारी आमंत्रित की गई है लोगों की कि वो एक ऐसा डिवाइस लेकर के आएँ जो वाटर क्वालिटी टेस्टिंग जो है कर सके घर घर। यानी ऐसा पोर्टेबल डिवाइस जो हर घर में क्या हो, उपलब्ध हो और लोग अपने पानी की टेस्टिंग, उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकें। तो ऐसी डिवाइस बनाने के लिए ये चैलेंज जो है विकसित किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय, आपको पता है कि इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो मंत्रालय आपको सारे याद रखने हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये क्या किया है, इस चैलेंज को लॉन्च किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, अगर इसकी मैं राज्य मंत्री की बात करूं तो रतन लाल कटारिया जी हैं जल शक्ति मंत्रालय के। और ये चीज़ें जो है इन्होंने लॉन्च की है। इसका लक्ष्य यही रखा गया है कि घर घर पे क्या होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि लोगों को उच्च गुणवत्ता का क्या मिले, पानी मिल सके। और जल जीवन मिशन, इसके साथ एक जुड़ाव क्वेश्चन, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जल जीवन मिशन, एक्चुअल में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअल में जल जीवन मिशन क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है हमारी, यानी जल शक्ति मंत्रालय जो है हमारा, जल शक्ति मंत्रालय, जिसके केंद्रीय मंत्री आपको दोबारा बता देता हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत है। इसके द्वारा लॉन्च किया गया था एक अभियान 2019 में, जिसका एम क्या है, एम ये है कि 2024 तक क्या होना चाहिए, हर घर में टैप द्वारा क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। यानी नल द्वारा सबके घर पे क्या होनी चाहिए, आपूर्ति होनी चाहिए जल की। ये 2024 तक ये इसका लक्ष्य है जल जीवन मिशन का। 2019 में ये लॉन्च किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूरी जानकारी आपको दे दी गई है, तो जल शक्ति मंत्रालय इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पे आए दिन जो है क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो कौन सा संस्करण जो है वो लॉन्च किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका वर्चुअली जो है इनॉग्रेशन हुआ है इसका। तो 6वां संस्करण इसका हाल ही में क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। तो न्यू दिल्ली के अंदर वर्चुअल माध्यम से 22 से 25 दिसंबर तक ये आयोजित किया गया। और थीम इस बार की क्या रखी है, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड द ग्लोबल वेलफेयर। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है दोस्तों। इसमें इतनी ही चर्चा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इंडिया का फर्स्ट जो लेदर पार्क होने वाला है, मेगा सबसे बड़ा लेदर पार्क, वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थापित किया जा रहा है। तो हाल ही में योगी जी ने इसकी घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या करेगा, ये भारत का पहला जो है बनने वाला है लेदर पार्क। तो इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से, यानी जॉब जनरेटर एक तरह का माना गया है। ये 50,000 जॉब जो है वो मुख्यमंत्री का कहना है कि 50,000 जॉब जो है ये क्रिएट करेगा, जो लेदर पार्क हमारा बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये बनाया जा रहा है 235 एकड़ में। तो रामपुर विलेज जो है, रामीपुर विलेज कानपुर के अंदर, वहाँ पर 5850 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ये उनमें से एक है कि वहाँ पहला मेगा लेदर पार्क जो है, यानी चमड़े का जो पार्क है, यानी चमड़े से बनी चीज़ों को जो है प्रमोट किया जाएगा, वहाँ पे विकास किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, 5850 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और वहाँ पे टाइगर रिज़र्व भी है हमारे, तो उसके बारे में आप पढ़िए, कमेंट करके मुझे बताइए कौन कौन से टाइगर रिज़र्व जो हैं हमारे वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है। तो अगेन भारत की पहली, तो भारत का पहला
तो अपने आप में एक स्टैटिक जीके जो है वो बन जाता है। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? एक्चुअल में लिथियम क्या होता है? एक काफ़ी दुर्लभ तत्व होता है जो आपकी मोबाइल की बैटरीज और जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो बैटरीज होती हैं उसमें ग्रिड, उसकी जो बैटरी की ग्रिड बनाने के लिए जो उसका यूज़ होता है। तो अभी तक क्या होता है, 100% हम चाइना से मंगाते हैं और चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हमारे, उनकी जो कॉस्ट पड़ती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और जो मोबाइल्स की कॉस्ट है या जिसमें भी लिथियम आयन बैटरी का यूज़ होता है, सबकी कॉस्ट जो है इसीलिए हाई हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा लिथियम हम बाहर से मंगवाते हैं। और सॉरी, लिथियम बैटरी जो है हम बाहर से मंगवाते हैं। तो इंडिया के अंदर इसी अभी तक प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन अभी लिथियम रिफाइनरी गुजरात के अंदर दोस्तों लग रही है। और गुजरात के अंदर ये लगा रहा है कौन? मणिकरण पावर लिमिटेड। तो इसका आपको याद रखना है, मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा ये लगाया जा रहा है और 1000 करोड़ का जो है निवेश इसमें किया जाएगा। तो ये सारी जो लिथियम जो अयस्क है, यानी लिथियम जो तत्व है अयस्क है, वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेंगे गुजरात में। तो इंपोर्ट करके यहाँ पे उसका संशोधन किया जाएगा, यानी उसको क्या किया जाएगा, आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो बना बनाया नहीं लिया जाएगा, अब यहाँ पे इसका मतलब प्रोसेस किया जाएगा, जिससे कॉस्ट में आने वाले दिनों में क्या होगी, कमी होगी। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आने वाले दिनों में जो 30% तक राइज़ करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 2030 तक, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। उसको मद्देनज़र रखते हुए यह लिथियम रिफाइनरी जो वहाँ पे स्थापित की जा रही है मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा, जो 2008 के अंदर अस्तित्व में आई थी। और नवजीत सिंह कलसी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली के अंदर है। तो ये लिथियम रिफाइनरी जो है लगाई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ई क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है? तो ई क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और भी शुरुआत करने वाला है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक इसने अपनी ई क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है, जिसमें हुआ क्या, जो आपका फिजिकल ई क्रेडिट कार्ड रहता है उसको ये रिप्लेस करने का काम करेगा, यानी हर टाइम आपको वो साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ई क्रेडिट कार्ड जो इनका होगा हर जगह चलेगा, हर प्लेटफॉर्म पे, हर मर्चेंट वेबसाइट पे जो वो काम करेगा। और इनकी जो पीएनबी जीनी मोबाइल ऐप है वहाँ पर आप जाके ये फैसिलिटी ले सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक आपको पता है भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, और हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक जो है चर्चा में रहा था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो अपना इसके अंदर विलयकरण हुआ था कई जो बैंक्स का। तो उन बैंक्स का आपको अगर नाम नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए पंजाब नेशनल बैंक जो है हाल ही में इन्होंने क्या किया था, एक तो इसके अंदर विलय हुआ था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूबीआई और ओबीसी, दो बैंकों का यूबीआई और ओबीसी का क्या हुआ था, इसके अंदर विलयकरण हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ये हुआ है 1 अप्रैल 2020 से ये विलय हुआ था। और अभी ये दोनों बैंक जो हैं पीएनबी के अंडर में आते हैं, यानी अभी ये पीएनबी ही बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें थी पीएनबी से जुड़ी हुई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक और भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी बैंक भी पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार की सभी प्रकार की संपदा स्टेट्स, इसके प्रबंधन के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का आपसे नाम पूछा गया है। तो सभी प्रकार की संपदा आपको बता देता हूँ, जितनी भी बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और जितने भी हॉलीडे होम्स हैं, उनको ही स्टेट बोला जाता है। वही जो भारत की संपदा है, और इसको प्रबंधन के लिए जो ई संपदा नाम से क्या किया गया है, ऐप लॉन्च किया गया है। और ये ई संपदा क्या है एक्चुअल में, इसका उद्देश्य क्या है, ये इसका उद्देश्य है कि जितनी भी भारत की जो स्टेट्स हैं, यानी भारत की जितनी भी संपदा है, उनको एक छत्र यानी एक चीज़ के नीचे लाना है। इससे पहले अलग अलग वेबसाइट्स थी, तो उनके द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता था, लेकिन अभी क्या किया गया है, एक ही जगह से इनका क्या किया जाएगा, सभी को कंट्रोल किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने ऐप बनाई है, और उस ऐप का नाम रखा गया है ई संपदा। तो ई संपदा 4 वेबसाइट पहले चलती थी, gpra.nic.in, eavas.nic.in, states.gov.in, holidayhomes.nic.in। इन 4 वेबसाइट और 2 मोबाइल ऐप्स भी चलती थी, एम आवास और एम अशोका 5। इन सभी को मिला करके ई संपदा जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, और जिसमें पारदर्शिता और सरकार की जवाबदेही, इसमें सुधार होगा, तो ऐसा कहना है। तो ई संपदा आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस भाषा को राज्य की सहयोगी भाषा के रूप में जो है अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि असम में अभी फ़िलहाल जो राजकीय भाषा वो कौन सी है। असम की अभी जो फ़िलहाल जो राजकीय भाषा है वो दोस्तों है असमिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, असमिया। तो असमिया भाषा वहाँ की क्या है, राजभाषा है फ़िलहाल असमिया। तो असमिया के अलावा एक और राजभाषा के रूप में यानी सेकेंडरी यानी इसकी सहयोगी राजभाषा के रूप में जो है कौन सी भाषा को अपनाया जा रहा है, तो वो बोडो को अपनाया जा रहा है। बोडो भाषा जो हमारी 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं जो सूचीबद्ध हैं उसमें से एक है बोडो भाषा। और इसकी पहले भी जो है मांग उठाई जा रही है और इसकी घोषणा जनवरी 2020 में ही कर दी गई थी तीसरे बोडो शांति समझौते पर, जिसमें 4 बोडो विद्रोही समूह थे और 2 बोडो संगठनों द्वारा ये मांग रखी गई थी और जिसको मान लिया गया है और ऐसी विधेयक को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। तो बोडो भाषा अब आसाम के अंदर 2nd नंबर की भाषा बन जाएगी। असमिया के बाद असमिया 1st नंबर पर रहेगी, बोडो रहेगी 2nd नंबर पर। तो ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी है। बोडो भाषा आपकी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हमारी दर्ज हैं आधिकारिक, उनके अंदर भी बोडो शामिल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसका विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।